ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए उपयोगी है जो LLB क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसमें हम सब जो इसका सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट में जो है इसमें समझाते हैं, और इससे ये जो है पूरी स्टडी नहीं है, ये समझ लें। और इसके लिए आपको जो टेक्स्ट बुक और बाकी मटेरियल है उससे डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम प्रशासनिक विधि की बात करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसकी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी क्या अर्थ है और क्या इसका महत्व है, इसे देखते हैं। जेनिंग्स कहते हैं प्रशासनिक विधि, अर्थ को अगर बात करते हैं, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। वो प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित करती है। इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो लॉ है वो है, और इसमें जो प्रशासनिक प्राधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और जो है पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करती है ये। अब सवाल ये उठता है कि इसके सोर्स क्या हैं, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। उसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान। दूसरा आप जानते ही हैं संविधान में जो अनुच्छेद 226 हैं, अनुच्छेद जो है 32 है, और जो अध्यादेश देने की शक्तियां हैं, अध्यादेश लाने की, या जो है अधिकारियों को जो है डेलीगेशन की शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा जो है जो मूल अधिकार, मानवाधिकार भी वही होते हैं जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं। तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं कि संविधान इसलिए इसका स्रोत है। दूसरा परिनियमित विधि। परिनियमित विधि उसे कहते हैं कि जो लॉ है, लॉ में जो है जो रूल्स हैं वो भी इस परिनियमित विधि में आते हैं। तो जो लॉ हुआ जो संसद ने पास किया या विधानमंडल ने पास किया, और परिनियमित विधि वो जो है उसमें जो पावर दी गई उसके अंतर्गत रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए, तो वो परिनियमित विधि हो गई। तीसरा अध्यादेश और प्रशासनिक निर्देश। जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो सरकार को होती है। राज्यपाल जो है ऑर्डिनेंस निकालते हैं, या जो है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस निकालते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पे, तो जो है वो अध्यादेश कहलाते हैं। और इसी तरीके से प्रशासनिक निर्देश जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होते हैं, वो तीसरा स्रोत है। और चौथा स्रोत है वो न्यायिक निर्णय, जुडिशियल जो प्रेसिडेंट होते हैं, न्यायिक निर्णय जो न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विधि डिक्लेयर करते हैं, उसको वो भी जो है इसका स्रोत है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट और हिस्ट्री की, कि इसका जो है विकास कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या है। तो 20वीं सदी में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, जब उद्योगीकरण हुआ जो है और समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना का हुआ, बहुत सारी टेक्निकलिटीज आ गई, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियाँ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत पड़ी, और उसी से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की उत्पत्ति हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास हुआ। तो 20वीं सदी से इसका विकास शुरू हो गया था इंग्लैंड से, और 1950 में संविधान में इसे शामिल कर लिया गया। इसे हमारे संविधान से दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के विकास के कारण क्या है, क्यों हुआ ये? पहली बात, राज्य के कर्तव्यों में लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण हो गया। पहले राज्य को जो परंपरागत कर्तव्य हैं वो सीधे सीधे हैं कि भाई राज्य का कर्तव्य ये होगा कि वो रक्षा करे लोगों की, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करे, सरकार चलाए। इस तरीके से इन उद्देश्यों को लेकर सरकार चलाए और दूसरे देशों से रक्षा करे, सुरक्षा करे। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की जब स्थापना हो गई, हम राज्यों के कृत्य में लोक कल्याणकारी हो गए, तो उसका में जनता का पूरा कल्याण करना है। इस दृष्टिकोण से कार्य उसके बढ़ गए। अब जब ज्यादा कार्य बढ़ गए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर देने की जरूरत आई, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास हुआ। दूसरा औद्योगिकरण तथा नागरीकरण है। औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण होने से जो है चीजें टेक्निकल हो गई, बहुत सारे विवाद होने लगे। उन विवादों का सीधे सीधे जो निपटारा है वो न्यायालय नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स की जरूरत पड़ी, तो उससे विकास हुआ। ऐसी नागरीकरण हुआ, नगरों का नगर बनाए दिए गए, तो उनके जो छोटे छोटे मामले थे उसके लिए पावर्स हमें नगर अथॉरिटीज को देनी पड़ी,
तो ऐसी स्थिति में जो है उसका विकास हुआ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तीसरा, लोक जीवन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ तथा उससे आशंकाएं उत्पन्न हुई कि लोक जीवन जो है, जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का हस्तक्षेप हो गया। जैसे हम महामारी के टाइम में देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप पूरा है कि साहब कोई कहीं जा नहीं सकता है, कोई कहीं रह नहीं सकता है, जो है उसे जो है वो आइसोलेशन में किसी को भी डाला जा सकता है, जो है जिससे भी आशंका है महामारी फैलने की। तो इसका वजह से हम कहते हैं लोक जीवन में हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का हस्तक्षेप है। तो उससे उत्पन्न होती हैं आशंकाएं। उससे उत्पन्न आशंकाएं ये होती हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज ना कर लें। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है विकास इससे हुआ। चौथा बात यह है कि विविध क्षेत्रों में सरल नीति से न्याय सुलभ कराना। जो बहुत सारे क्षेत्र हो गए, अगर हम मान लीजिए इनकम टैक्स है, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्षेत्र हैं, जो है जीएसटी के क्षेत्र हैं, अगर सारे केसेस जो है न्यायालय में जाने लगे तो न्यायालय में अभी भी इतने ज्यादा केसेस हैं तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। इसके लिए अलग अलग इन्हें अथॉरिटी बनाई गई, अलग अलग इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अलग बनाया गया, जीएसटी के लिए अलग ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया गया, इसी में उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता फोरम बनाए गए। तो ये अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं जो न्यायालयों का बोझ कम करते हैं और सरल रीति से और सुलभ तरीके से न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। पांचवा हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो टेक्नोलॉजी का विकास होने से एक समस्या यह आई कि उसमें भी उत्पन्न हो गई समस्याएं, हो गई विवाद उत्पन्न हो गए। अब उसके निराकरण के लिए जो है, उसे के निपटारे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विकास हुआ। अधिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए। तो ये छठा है, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण हुआ। आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि आर्थिक जो संसाधन थे वो अलग अलग बढ़ गए और जो आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स की, प्राधिकारियों की स्थापना करनी पड़ी। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के विकास का कारण। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के दो बहुत प्रमुख सिद्धांत हैं, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर। अब जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि का शासन। तो विधि के शासन में का मतलब ये होता है कि कानून सर्वोच्च है, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा कानून है। तो उसमें तीन चीजें होती हैं। डाइसी ने ये इसे स्पष्ट किया कि विधि की सर्वोच्चता, यानी कानून सर्वोच्च है, उसके कानून से ऊपर कोई पद नहीं होगा। दूसरा ये कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि सब कानून के लिए बराबर होंगे, चाहे जो है मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है, चाहे एक सामान्य से सामान्य मजदूर हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे समानता का, विधि के समक्ष समानता है, इसे हमने अनुच्छेद 14 में मूल अधिकारों में शामिल भी किया है। तीसरा यह कि विधियां जो है, कानून जो है, वो मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप होंगे, मानवीय अधिकारों के, ना कि स्रोत के रूप में। मतलब कानून से किसी को अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार से कानून बनेंगे। इसका मतलब यह है कि अधिकार से कानून बनेगा, यानी अधिकार ज्यादा बड़ी चीज होगा। वो मानवीय अधिकार जो हैं उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा और उसके लिए ही कानून बनाए जाएंगे, उसका स्रोत होगा कानून। तो विधि की सर्वोच्चता जो है वो रूल ऑफ लॉ का वो है कि अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। सरकार के तीन अंग हैं, तीनों को सेपरेशन का मतलब ये होता है, आदर्श सेपरेशन वो है कि तीनों अपना अपना काम करें, तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। अब वो कैसे? व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका में आती है आपकी लेजिस्लेशन जिसे हम कहते हैं, उसका में आती है संसद और जो है हमारा विधानमंडल, यानी विधानसभा और विधान परिषद हो गया। संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो गया। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, केवल 8 राज्यों में, बाकी राज्यों में खाली विधानसभाएं हैं, तो वो विधानसभा ही विधानमंडल कहलाएगी। तो इन्हें कानून बनाने की शक्ति है, तो इसका मतलब कानून बनाने की शक्ति में किसी दूसरी अथॉरिटी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, इसका ये हुआ कि उसे पावर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, सरकार जिसे हम कहते हैं,
जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका हुई, कार्यपालिका में जो सरकार है हमारी, जो सरकार चलाती है, वो एग्जीक्यूटिव हुई, जो अथॉरिटी हैं काम करने वाली, जिसे हम सरकार कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति मेनली उसका हेड राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री एक सलाहकार है, मंत्रिमंडल का हेड है, मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति को काम करना है, इसलिए वो जो है कार्यपालिका का हेड जो है राष्ट्रपति है सेंटर में, और राज्यों में जो है गवर्नर है, जो है राज्यपाल। ठीक है, तो ये जो है उसे कार्य करना, तो ये कार्यपालिका हुई। तीसरी न्यायपालिका, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो है वो काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका में आ जाते हैं। जहाँ तक भारत की स्थिति है, आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि तीनों अलग अलग काम करें, लेकिन हमारे यहाँ तीनों अलग अलग काम करने की स्थिति नहीं है और उसे पूरी तरीके से अपनाया भी नहीं गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो अलग अलग इसकी शक्तियां हैं अंगों की, वो हमारे जो है संविधान का मूल ढांचे का पार्ट है और इसे बदला नहीं जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान ने अपनाया है, जिस रूप में भी जिस को अंग को जो शक्तियां दी गई हैं, दूसरा अंग उसका हस्तक्षेप ना करे, उसमें जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। भारत में इसे सीमित अर्थों में अपनाया गया है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये जरूर कहा गया है कि न्यायपालिका पृथक रहेगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और उससे पृथक रहेगी, कि मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका जो है उसमें कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो संविधान में और प्रोविजन है वो ये है कि विधायिका के कार्यों का प्रश्न चिन्ह न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता है, कि अगर मान लीजिए कोई कानून उसने पास किया है, अगर मूल अधिकारों के हनन है तो ठीक है, लेकिन बाकी कई प्रक्रिया वगैरह के मामले में वो उसका निपटारा न्यायालय नहीं कर सकता है जब तक किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता है। क्योंकि कानून बड़ा है, जब ऐसे हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, और अधिकार जो कानून में अधिकार सबको समान दिए गए हैं, विधि की सर्वोच्चता है, तो ऐसी स्थिति में विधि की सर्वोच्चता होने के कारण वो हस्तक्षेप कर लेता है, ये कहते हुए कि साहब ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि इसमें ये मूल अधिकारों का हनन करता है, यह कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं उसका हनन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया से वो नहीं देखता है। लेकिन इंटरनल मामलों में या जो जब विधानमंडलों में चर्चा होती है या संसद में चर्चा होती है, उसमें अगर किसी की मानहानि भी होती है तो उस पे का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, वो उसे इम्यूनिटी प्राप्त है। वो इसीलिए इम्यूनिटी प्राप्त है कि वो अलग पावर का मामला है, उसे जो है संसद में नहीं तो वो खुल के बोल नहीं पाएगा, वो यही सोचेगा किसकी मानहानि हो जाएगी, किसकी या नहीं हो जाएगी, इसलिए संसद में उसे बोलने की शक्तियां दी गई हैं। तो ये वाली बात हो गई ये उसकी। अब सवाल ये है कि भारत में स्थिति क्या है। तो भारत में जहां तक विधायिका की स्थिति की बात करते हैं, तो विधायिका को कानून बनाने की पावर है, लेकिन वो जो है न्यायपालिका भी PIL में कई मामलों में अपने निर्देश दे देती है, कानून जैसे उसके अधिकार, उसका अंग, उसके निर्णयों को अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो वो एक तरह से हस्तक्षेप है हमारे यहाँ। दूसरा जो है वो है कार्यपालिका है। कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कार्यपालिका विभिन्न ट्रिब्यूनल बना के, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, और वो न्यायपालिका का काम कर लेती है, न्यायालय जैसे फैसले कर लेती है। तो ये इस तरीके से वो हस्तक्षेप है। इसी तरीके से कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका का ये हस्तक्षेप है कि वो जो है सरकार चलाने जैसे निर्देश दे देती है PIL में सरकार चलाने जाए कि भैया आप ये करिए। जैसे हमने महामारी में देखा कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि भाई आप लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन पे विचार करिए। तो ये काम असलियत में कार्यपालिका का है, लेकिन कार्यपालिका है काम करने में, सरकारें काम करने में जब सफल नहीं होती तो न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा के लिए उस तरीके के वो दे देती है। लेकिन ये मूलभूत ढांचा है, ढांचे का पार्ट है। न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में कहा केशवानंद भारती के बाद से, तो इसका इफेक्ट ये है कि इसे कोलैप्स नहीं किया जा सकता है। मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि कार्यपालिका न्यायपालिका को अपने अधीनस्थ रख ले, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाएगा तो फिर जिसकी सरकार आएगी वो तानाशाह बन जाएगा। तानाशाह इसलिए बन जाएगा कि भाई वो संसद में तो उसका बहुमत होगा, इसलिए विधायिका उसकी है,
ठीक है। और जो है कार्यपालिका, बस न्यायपालिका बची हुई है। न्यायपालिका वो कोलैप्स करके कोई कानून बना के न्यायपालिका के अधिकार खत्म कर देगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका खत्म हो जाएगी, गांधी कोई भी अंग स्वतंत्र नहीं रहेगा। कार्यपालिका विधायिका तो मिली हुई है एक तरीके से, लेकिन अंग स्वतंत्र रहने के लिए इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात हुई कि न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा, न्यायपालिका एक रक्षक है अधिकारों की रक्षक है और संविधान की रक्षक है, कि संविधान की उसे पहरेदारी एक तरह से करनी है कि भाई कोई इधर आधर करके संविधान को खत्म ना कर दे। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात, इसे डिटेल में आप स्टडी करेंगे और डिटेल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान का मतलब यह है कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में विधि निर्माण का कार्य जो है, कानून निर्माण का काम जो है, विधानमंडलों अथवा संसद का होता है, लेकिन इस आशय की शक्तियां उन्हीं को प्रदान की गई हैं। लेकिन आधुनिक काल में विधानमंडल सामान्य रूप से अपनी विधायी शक्तियों को कुछ विवशता के अंतर्गत रहते हुए कार्यकारिणी के विभिन्न अंगों को दे देती है। तो इसे जो है विभिन्न अधिकरणों को प्रत्यायोजित कर देती है इसे, और वो जो कानून बनाते तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काम कानून का विधायिका बनाने का है, विधान जो है कानून बनाना है विधायिका को, लेकिन विधायिका ने अपनी पावर दे दी। उसने ये कह दिया कि जो संसद ने किसी एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया कि इसका जो रूल है वो ये सरकार बना लेगी, या इस अधिकारी को रेगुलेशन बनाने की शक्ति होगी, तो वो प्रत्यायोजित विधान हुआ। ठीक है। अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी या कब ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत जो है 1834 से शुरू हुई, जो है इंग्लैंड में पुअर्स लाज आयुक्त को जो है पुअर्स जो है लाज आयुक्त था, तो पुअर्स लाज संशोधन अधिनियम जो है इंग्लैंड में पास किया गया, और उसमें जो है जो उसको पुअर्स लाज आयुक्त जो था, लाज कमिश्नर जो था, उसको पावर्स दे दी गई विभिन्न अपने आप जो है उसके नियम बनाने की। तो वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। भारत में भी 1833 में विकास शुरू हो गया था इसका, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है का शासन था भारत में, और उसे जो है पावर दे दी गई। अब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उस पे कंट्रोल कैसे होता है, कि क्या कंट्रोल होता है कि भाई कानून बनाने की शक्ति है, एक तो संसद जनप्रतिनिधि है, संसद बना रहा है, ठीक है। अब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या कुछ भी कानून बना सकती है या उस पर कुछ जो है प्रतिबंध हैं, इस बात की बात करेंगे। इस पे दो तरह के नियंत्रण हैं। एक तो संसदीय नियंत्रण है। संसदीय नियंत्रण उसे कहते हैं जो शक्तियां देने वाला विधानमंडल है उसका जो है वो जो नियंत्रण होता है। अब संसदीय नियंत्रण क्या होता है? एक तो सबसे पहले ये होता है कि प्रत्यायोजन का प्रावधान रखने वाले अधिनियमों पर बहस। पहले तो सबसे पहले ये हुआ कि जब वो कानून बना रहे हैं तो उसे उस संसद या विधानमंडल में सबसे पहले उस पर बहस हो सकती है। ये नियंत्रण हुआ, उसे बहस करके उस पर नियंत्रित कर लिया जाता है कि ये प्रावधान, ये शक्तियां दी जानी चाहिए या ये शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा ये कि प्रश्न पूछकर नोटिस जारी करके जो विधायक है या सांसद है वो प्रश्न पूछकर ये जो है संसद में ये पूछा है कि भाई ये शक्तियां क्यों दी जा रही हैं, इसका प्रयोजन क्या है, ये उस पर नियंत्रण कर सकता है। सदन में प्रस्ताव रख के सदन में उसके अमेंडमेंट का प्रस्ताव रख सकता है या जो है कोई नए प्रोविजन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके बाद अनुदान पर बहस करके अनुदान यानी फंड देने पे या उसकी कटौती के लिए जो है उस पे भी बात की जा सकती है। और चौथा ये है कि किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत करके, ठीक है, विधेयक प्रस्तुत प्राइवेट द्वारा विधेयक प्रस्तुत करके भी वो जो है दूसरा जो नियंत्रण किया जाता है सदन के समक्ष प्रस्तुत करने पे किया जाता है कि भाई कानून, उसमें प्रावधान ये कर दिया जाता है कि सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा उसे, जो है जो कानून बनाएगा वो सदन के समक्ष रखना होगा। जो रूल रेगुलेशन बनाएंगे उसे सदन के समक्ष रखना होगा, यानी जिसने शक्तियां दी हैं।
और लागू करने की प्रक्रिया को स्थगित करके भी किया जा सकता है कि भाई लागू करने की प्रक्रिया को स्थगित कर सकता है वो, यानी जो है लागू ऐसे होगा, इसका प्रोविजन ये होगा। और नियम अगर मान लीजिए वो संसद के समक्ष रखा जाता है तो उसे निरस्त भी कर सकता है संसद जो है इसमें कि ये करके कि भाई इसे निरस्त किया जाता है, या उसमें ये कह सकता है कि इसका प्रोविजन चेंज किया जा सकता है। अब इस तरीके से जो है उसको जो है संसद हमारा संसदीय नियंत्रण होता है। दूसरा न्यायिक नियंत्रण है। अब न्यायिक नियंत्रण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यायालय देखता है कि वो कानून जो है ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहला जो नियंत्रण होता है वो ये है कि ये कानून जो है वो असंवैधानिक तो नहीं है, कानून के अंतर्गत बना है या नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत है या नहीं है, नहीं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है उस कानून को। या हाई कोर्ट भी कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। दूसरा ये कि जहां प्रत्याशित विधान संविधान का उल्लंघन करता है, कि संविधान असंवैधानिक तो नहीं है, मतलब जो है उसमें संविधान के अंतर्गत तो उसे बनाया जा सकता है, लेकिन संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। और तीसरा ये कि प्रत्याशित विधान अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो अधिनियम के प्रयास से बड़ा नहीं हो सकता है, वो अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत बनाना पड़ेगा, यानी जो है उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंट है तो भी असंवैधानिक उसे घोषित किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा कानून संविधान, उसके नीचे जो कानून है वो संसद का विधानमंडल जो बनाता है या संसद जो बनाता है, जिसे हम अधिनियम एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके अंडर में जो है वो जो पावर दी गई, अगर संविधान से पावर ऑर्डिनेंस की दी गई उसे, जिसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्ट जो है या संविधान जो है जो रूल्स की पावर बनाने की देता है, जो शक्तियां देता है, उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। लेकिन वो रूल्स जो है उसके अंडर में रहेंगे, अधिनियम के अंडर में। और ऊपर वाले से जो मैंने ऊपर वाले दोनों बताए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे एक्ट हो, उसके विसंगत जो भी होंगे तो वो जो है इलीगल होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। ऐसा भी किया जा सकता है कि रूल्स में किसी अधिकारी को भी पावर दे दी जाए कि भाई ये रूल्स बना दिया और रूल्स में अधिकारी को पावर दे दी गई, तो वो सब डेलीगेशन कहलाता है। तो सब डेलीगेशन जो होगा वो ऊपर वाले तीनों के से सुसंगत होना चाहिए, मतलब वो जो रूल बनाया गया उससे भी असंगत नहीं होना चाहिए, और जो उसके ऊपर वाले दोनों हैं, जो एक्ट है उसके भी असंगत नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनेंस के भी असंगत नहीं होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी असंगत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं वो मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकार के न्यूनतम संरक्षण को प्रतिष्ठित करते हैं। इसके जो मेन है कि दूसरे पक्ष की भी सुनो, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसे कि आपको दूसरे पक्ष की सुनना है, मतलब जो है बिना सुने कोई भी सुनवाई का अवसर दिए कोई भी निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरा है कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में जज नहीं हो सकता, यानी बाइस का निर्णय है कि जो है अभिनीति जिसे कहते हैं, और बाइस कि वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए। इसमें बाइस्ड तीन तरह का होता है। एक धन संबंधी अभिनीति होती है कि जो है फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल हित है उस मामले में, उसका फैसला वो नहीं करेगा, जो व्यक्ति है उसका फाइनेंशियल हित नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्तिगत हित, उसके व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत हित उसे कहते हैं पर्सनल बाइस, कि जहाँ पर जो है वो पर्सनली रिलेटेड है, पर्सनली रिलेटेड उसका रिश्तेदार है कोई, या वो जो है उससे का जो है वो पहले रहा है उसमें, मतलब मान लीजिए एक केस में जज जो है उसमें वकील रहा है और बाद में जज बन गया, तो उस केस को वो नहीं सुन सकता है, तो वो पर्सनल बाइस। इसका है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ प्रतीत भी होना चाहिए। तीसरा जो बाइस है विषय वस्तु की से संबंधित, तो विषय वस्तु से संबंधित कि उस विषय वस्तु से जो है उसका कोई संबंध रहा है तो वो न्यायाधीश उसमें जो है करने के लिए अभिनीति
होती है वो जो है उसमें वो फैसला नहीं कर सकता है। और जो सुनवाई की पहली वाली बात बताई थी हमने, तो सुनवाई में ये भी होता है कि सुनवाई का अवसर भी दिया जाना चाहिए और वो अवसर जो है रियल होना चाहिए, खाली फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। और सुनवाई का अवसर में जो वो पक्ष दे रहा है उसे भी सुना जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर उस पर विचार नहीं किया गया, खाली फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया कि हाँ सब आपकी आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं, आपत्तियां उठा के जो है उस कचरे के डिब्बे में डाल दी या फाइल में दबा दी और उस पर विचार नहीं किया, तो वो वास्तविकता में नेचुरल जस्टिस नहीं है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की, जिसे कहते हैं न्यायिक विवेक। तो न्यायिक विवेक जो है वो, उसमें रूल्स ये है कि न्यायिक विवेक यूज उतना ही किया जा सकता है, डिस्क्रिशन उतना ही यूज किया जा सकता है जितनी की छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी कह रहा है वो कानून नहीं हो सकता है, उसे कानून को मानना पड़ेगा, कानून के अंतर्गत काम करना पड़ेगा और जितनी छूट दी गई है केवल उतना उसको पालन करना पड़ेगा। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव विवेक कहते हैं कि उसे कहीं पेनल्टी लगाने की शक्ति दी गई है, लेकिन साथ में कहा गया इतने तक पेनल्टी लगेगी, तो उतने तक पेनल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी साथ में ये देखना पड़ेगा कि वो समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करें। वो ऐसा नहीं कह सकता कि साहब जो है दाढ़ी वाला है उस पर हम ज़्यादा पेनल्टी लगा दें, जो बाल वाला है उस पर कम पेनल्टी लगा दें, जो गंजा है उसे छोड़ दें। ये काम नहीं किया जा सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन जो है वो मनमाना किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है, जहाँ पावर दी गई है वहाँ में। और वो मूल अधिकारों का हनन करने वाला नहीं हो सकता है। मूल अधिकार जो समानता का अधिकार है, समान परिस्थितियों में एक साथ काम करने का अधिकार है, वो एक साथ ही रहेगा। अब इस पे भी जो है सूचना अधिकार अधिनियम में पाबंदी लगा दी गई है कुछ मामलों में। उसमें ये कहा गया है कि भाई आपको जो कार्य के सिद्धांत हैं वो भी घोषित पहले से करने पड़ेंगे, जो मैनुअल धारा 4 के हैं। और धारा 41C ये कहती है कि प्रभावित व्यक्तियों को उसके कारण भी बताने पड़ेंगे कि भाई वो जो आपका निर्णय है वो क्यों है। इसका मतलब ये है कि वो जब कारण बताएगा तो उस पर जो उसका डिस्क्रिशन है वो मनमाना नहीं रह गया। और दूसरा ये एक 41D में ये भी प्रावधान किया गया कि जो 41C में ये प्रावधान, 41D में वो वाला प्रावधान है, 41C में ये प्रावधान किया गया कि जो जनहित में जनता को प्रभावित करने वाले निर्णय होंगे उसका जो मटेरियल है वो जनता के समक्ष रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विवेक पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विवेक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मनमाना नहीं हो सकता है, वो कानून के अंतर्गत हो सकता है, वो कानून को सुपरसीड नहीं कर सकता है। और कानून में यहाँ पर मेरा मतलब रूल्स रेगुलेशन से भी है। रूल्स रेगुलेशन, शासनादेश, जो भी जो है डायरेक्शन है, उन सब का जो है उसे पालन करते हुए जितनी उसे छूट दी गई है उसका पालन करना है, लेकिन वो भी मनमाना नहीं होगा। वो भी समान परिस्थिति के लोगों के साथ समान व्यवहार उसे करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि सर एक अधिकारी, एक डीएम है, एक डीएम अपने जिले में कोई और विवेक प्रयोग कर रहा है और दूसरे जिले में कोई और है, तो वो व्यक्ति तो जितनी पावर है वो चेंज हो सकता है। लेकिन एक ही अधिकारी जो है एक व्यक्ति को के साथ दूसरा ट्रीटमेंट और दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। इसके लिए वो कोर्ट की शरण ले सकता है संबंधित पीड़ित व्यक्ति, और जो है उससे जो है, क्योंकि ये उसके लीगल राइट का भी हनन है और जो है फंडामेंटल राइट का भी हनन है, उसे रिट में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जो है राहत दे सकते हैं। अब दूसरी बात होती है स्टैच्यूटरी इंक्वायरीज की। अब इंक्वायरीज हम देखते हैं कि साहब जांच कमेटी बना दी गई, जांच इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी। तो जो जांच जो है वो कैसे होती है, इंक्वायरीज कैसे होती हैं? इंक्वायरीज के लिए एक जो है, बाकी तो इंक्वायरी कोर्ट को तय करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाया गया, 1952 है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। तो उसमें जो है अपॉइंटमेंट का प्रोविजन किया गया कि भाई इसके लिए जो कमीशन है वो कोर्ट जो है तय कर सकती है। पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय में सरकार जो है उसको निर्णय कर सकती है कमीशन बनाने का, और वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय में जो है वो बनाया जा सकता है और उसका नोटिफिकेशन कर सकती है कि ये है। और उसे जो पावर होंगी वो समनिंग करने की,
डिस्कवरी प्रोडक्शन की, रिसीविंग एविडेंस की और पब्लिक रिकॉर्ड को देखने की, इश्यूइंग कमीशन और एग्जामिनेशन विटनेस करने की, और जो मैटर प्रेस्क्राइब किए जाएंगे वो पावर होंगी। और 193 में आईपीसी के 193 और 288 के मीनिंग में उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा जाएगा। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग समझने का मतलब ये होता है कि उसे जो है न्यायालय जैसी कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो पावर है, इसमें जो कमीशन एक्ट में दिया गया है, उसे जो अपना सिटिंग का टाइम तय करने की और जो है कहाँ पब्लिक में बैठेंगे, कैसे एविडेंस लेंगे, उसे तय करने का खुद प्रावधान उसमें किया गया है। और साथ में ये भी उसमें यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो है उसके द्वारा जो कार्रवाई कमीशन के द्वारा की जाती है, उसके में जो है मेंबर, कमीशन के मेंबर पे या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे या कमीशन पे कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं स्पेशल ट्रिब्यूनल की। स्पेशल ट्रिब्यूनल से मतलब ये है कि बहुत सारे मामलों को निपटारा करने के लिए अलग से न्यायालय की जगह ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985, उसमें जो है जो सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके जो है मामलों में, सेवा संबंधी मामलों के फैसले कर लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है 1985, इसमें जो है राज्यों के लिए भी ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गई है और सेंटर के लिए भी ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। लेकिन राज्यों के जहाँ पे अपने अपने एक्ट से ट्रिब्यूनल हैं, जैसे उत्तराखंड में 1975 के एक्ट से ट्रिब्यूनल है, जो यूपी में बना हुआ है क्योंकि यूपी से कट के बना है, और यूपी में भी 1975 के एक्ट से ट्रिब्यूनल है, तो वो ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अपना काम करते हैं। इसी तरीके से जीएसटी एक्ट में ट्रिब्यूनल का प्रोविजन है। एक जो है कंज्यूमर फोरम भी एक तरह से ट्रिब्यूनल की तरह, कंज्यूमर आयोग हो गए कंज्यूमर एक्ट में, कंज्यूमर आयोग हैं। ऐसी जो है एनजीटी है, जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसी तरीके से इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है। तो ये सब ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करते हैं और कुछ मामलों में और न्याय प्रदान करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है ट्रिब्यूनल की? पहली बात ये कि कार्यकारिणी द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यकारिणी से बनाती है और इसके परिनियमित उपबंधों के अनुरूप होते हैं, यानी कोई एक्ट में प्रोविजन होता है। ये न्यायिक ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य हैं, न्यायिक तरीके से काम करते हैं, न्यायिक कार्रवाइयाँ मानी जाती हैं। कुछ मामलों में इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। ये एक स्वतंत्र संस्था है और बिना पक्षपात के काम करना पड़ता है इन्हें, और नैसर्गिक न्याय के अनुरूप इन्हें काम करना पड़ता है। मतलब नैसर्गिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस। अब बात करते हैं इसके पे न्यायिक नियंत्रण की। तो न्यायिक नियंत्रण का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का इसके क्षेत्राधिकार होता है और उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार रिट के तौर पे इनमें होता है। जनरली इनके में अपील का प्रोविज़न नहीं होता है। इनके रिट में आप जा सकते हैं, या रेफरेंस का प्रोविज़न कुछ एक्ट में होता है, वो एक्ट के हिसाब से चलता है। तो ये स्पेशल ट्रिब्यूनल की है। स्पेशल ट्रिब्यूनल की जो ज़रूरत है वो क्यों हुई? स्पेशल ट्रिब्यूनल की ज़रूरत जो पहली बात यह है कि इनमें न्याय सस्ता होता है न्यायालय से। वो इसलिए कि इसमें ज़्यादातर मामलों में जो है एडवोकेट की जो है उस पर पाबंदी रहती है कि एडवोकेट नहीं खड़ा किया जाएगा। एडवोकेट अधिकार के तौर पर नहीं हो सकता है। जैसे पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट में है कि अगर मान लीजिए अपोजिट पार्टी का, मान लीजिए डिपार्टमेंट का जो वो है, गवर्नमेंट के जो पैरवी है, अगर जो है कोई लीगल ऑफिसर नहीं कर रहा है, जो लॉ का जानकार है या पब्लिक प्रैक्टिशनर नहीं है, तो जो है कर्मचारी को भी एडवोकेट रखने की अनुमति नहीं है। दूसरा ये कि न्याय तीव्र गति से होता है, क्योंकि न्यायालय को सारे तरह के मामले निपटाने हैं, इन्हें सिर्फ वही मामले निपटाने हैं, इसलिए जो है इसमें जल्दी से निपटारा हो जाता है, सालों 10 सालों नहीं लगते हैं।
तीसरा जो विकास का कारण है ये है कि इन ट्रिब्यूनल्स में जो है उनके विशेषज्ञ रखे जाते हैं, जो जजेस बनाए जाते हैं, मेंबर बनाए जाते हैं, उनके विशेषज्ञ रखे जाते हैं। इसका मतलब ये है, जबकि न्यायालय में ऐसा नहीं होता। न्यायालय में पता चला कि वो लॉ पढ़ के आ रहा है और जो है उसे कॉमर्स का केस दे दिया गया, जबकि कॉमर्स उसने कभी पढ़ी नहीं, तो अब जो है उसे तो फैसला करना है उसको, तो इसलिए जो है वो फैसला करने में उसे दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में भी ट्रिब्यूनल की जरूरत होती है। चौथा यह है कि न्याय जो वो होते हैं, ट्रिब्यूनल जो होते हैं, वो अपने फैसलों से बाध्य नहीं होते, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को भी वो से ध्यान रखते हैं। और ट्रिब्यूनल में ये नहीं होता कि भाई आपने ये ऐसा फैसला या इस ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया था इसलिए वो बाध्य नहीं है, उसे देख सकता है, ठीक है। पांचवा चीज यह है कि सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी जो कल्याणकारी कानून है उसके लिए भी इन ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट लायबिलिटी इन सिविल और ट्रिब्यूनल टॉर्ट्स मामलों में। यानी सरकार जो है अपकृत्य यानी टॉर्ट्स और संविदा के मामलों में कितनी जिम्मेदार है। संविदा के मामलों में सीधा सीधा जो प्रोविजन है वो सरकार के खिलाफ जो भी सरकार की ओर से जो भी वो किए जाते हैं उसमें वो जिम्मेदार होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के इसके टॉर्ट्स के मामलों में 300 में प्रोविजन है, अनुच्छेद 300 में कि उसके प्रोविजन के हिसाब से जो 300 में प्रोविजन है, 300 के प्रोविजन में ये कहा कि 1935 के जो दायित्व था वो लागू होगा, उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आज़ादी से पहले वाला दायित्व लागू होगा। और उसमें ये मेनली प्रोविजन है कि सॉवरेन फंक्शन जो राज्य के फंक्शन होते हैं, प्रभुता संबंध वाले वो होते हैं, उनके मामलों में गवर्नमेंट दायित्वधीन नहीं होगी। यानी सेना कोई कार्रवाई कर रही है और उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो उसका दावा नहीं कर सकता। एक लॉ एंड ऑर्डर में जो है कोई कार्रवाई की जा रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी कर रही है, तो उसमें नहीं होगा। लेकिन नागेश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा इससे पहले और इसके बाद के बहुत सारे फैसलों में ये निर्णय दिया कि कोई भी अगर अधिकारी काम करता है लेकिन वो सॉवरेन फंक्शन नहीं है या पूरी सावधानी से करता है, सावधानी से मतलब नहीं करता है, अगर नेग्लिजेंस से करता है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी और वैकेरियसली जिम्मेदार होगी और संबंधित कर्मचारी भी जिम्मेदार होगा। वो जो है अपने दायित्व से नहीं बच सकता है। तो ये अपने आप में अब डिटेल्ड वो हो गया है कि उसे में जो है मतलब सारे मामलों में बचाव नहीं होगा, केवल सॉवरेन फंक्शन के मामलों में ही बचाव होगा। जैसे युद्ध के दौरान भेजे गए माल के संबंध में, सेना द्वारा सड़क का निर्माण और मरम्मत के संबंध में, न्याय प्रशासन के संबंध में। अब अनुचित गिरफ्तारी में जो है सॉवरेन फंक्शन को उत्तरदायी मतलब सॉवरेन फंक्शन नहीं माना गया, अनुचित गिरफ्तारी, गलत गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अगर सद्भावपूर्वक वो गिरफ्तारी की गई है तो जो है उसे उसका लाभ प्राप्त होगा, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं पब्लिक कारपोरेशन की, लोक निगम। अब हमने बताया था कि लोक कल्याणकारी राज्य का काम नहीं है वैसे से बिजनेस चलाना, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए समाज के आवश्यक साधन पर स्वामित्व के लिए जो है लोक निगमों की व्यवस्था की गई, पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि एक पे पूरा तरीके से राज्य का स्वामित्व होता है, मालिक जो है राज्य होता है। और दूसरा ये कि ये किसी कानून के अंतर्गत जो है बनाया जाता है। ये पब्लिक कारपोरेशन
जो है कोई एक्ट होगा, उसका संबंधित एक्ट, और वो बनाया जाएगा। एक निगमित न्याय के रूप में होने के कारण इन्हें सभी विधिक उद्देश्य के लिए स्वतंत्र परिस्थिति होती है, मतलब अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं। तीसरा, जो पूंजी और हानि पूर्ति के मामलों को छोड़कर सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से आर्थिक सहायता दी जाती है। जो पब्लिक कोर्स से लागू परिनियमों से परे होता है, पब्लिक कोर्स से लागू इस पे नहीं होता। साधारणतः बजट, लेखा जोखा और उसके संबंधित कानूनों को जो है सीधे से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अब इसके उदाहरण देखें, जैसे एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दामोदर घाटी निगम है, ये हमारे निगमों के जो वो है उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। अब बात होती है रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, जो पब्लिक ग्रीवेंस हैं, उसके जो लोगों की शिकायतें हैं उसके लिए जो है क्या व्यवस्था है। उसके लिए मेनली जो पब्लिक शिकायत की व्यवस्था है, जिसमें भ्रष्टाचार की व्यवस्था मेनली आती है, तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल लेवल पे, सीवीसी और लोकपाल। सीवीसी हुआ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दूसरा लोकपाल, जो लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है। अब एक ही लोकपाल अधिनियम है, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम, और उसी में व्यवस्था है जो है लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की। लेकिन साथ में लोकपाल तो अभी बिल्कुल बड़े संघर्ष के बाद बना अभी हाल में, और जो है लोकायुक्त जो है अलग अलग राज्यों में होता है। लेकिन इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो राज्य चाहे वो लोकायुक्त इस प्रावधान के हिसाब से बना ले, और अलग से अगर कानून चाहे तो अलग से जो है वो लोकायुक्त बना सकता है। अब सरकारें इसमें अलग अलग तरीके से टालम टूली करती रहती हैं। जैसे जो है उत्तराखंड में अभी तक लोकायुक्त नहीं बन पाया है। पहले लोकायुक्त अधिनियम में 1975 के एक्ट से लोकायुक्त अधिनियम में लोकायुक्त बनाया गया था। अब ये नए लोकपाल अधिनियम के प्रोविज़न के या नए लोकायुक्त अधिनियम के प्रोविज़न के अंतर्गत जो है नहीं बनाया गया। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये कहना है कि सब हम इसमें अमेंडमेंट करके जल्दी ही इसे बना देंगे। अब बात सीवीसी की करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अगर कोई जो है इन एक्शन करती है या करप्शन करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिसऑर्डर्स करती है, तो उसकी शिकायत सीवीसी को की जा सकती है। और ये 1964 में जो है सीवीसी बनाया गया है। और साथ में सीवीसी जो है एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जो है सेंट्रल, इसका जो काम है वो ये है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल सीबीआई। सीबीआई की जो फंक्शनिंग है उसके लिए भी जिम्मेदार है। तो इसमें सीवीसी को भी शिकायतें की जा सकती हैं भ्रष्टाचार की, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की और इनएक्शन की, और जो है लोकपाल को भी की जा सकती हैं। लेकिन लोकपाल में एक है, लोकपाल किसी भी पब्लिक सर्वेंट की शिकायत सुन सकता है। यानी अगर कोई सांसद है, सांसद की शिकायत जो है सीवीसी को नहीं की जा सकती क्योंकि वो कर्मचारी नहीं है। सीवीसी को, लोकपाल को की जा सकती है क्योंकि वो लोक सेवक है। तो ये भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनते हैं और जो है ये अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को दे देते हैं और सरकार जो है उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन डायरेक्ट इन्हें सजा देने की पावर नहीं है किसी को, सीवीसी को भी नहीं है और लोकपाल